नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में संपन्न हुआ 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं के व्यवधान पर जताई चिंता, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहने को कहा। पीठासीन अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष का सुझाव, विधायी निकायों को प्रभावी बनाने के लिए संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर। विधायिका और न्यायपालिका के सामंजस्य पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री ने सत्र में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत के राजदूत की तरह हैं हर प्रवासी भारतीय। समापन सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी का योगदान सराहनीय। वर्षों से ऊर्जावान और अनुशासित युवाओं का कैडर तैयार कर रहा है एनसीसी। संसदीय क्षेत्र कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया संबोधित। कहा, समाज के वंचित वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण जारी किए गए। वंचितों को प्रोत्साहन करने के लिए वित्त मंत्री का जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं में होने वाले व्यवधान पर चिंता जाहिर करते हुए प्रतिनिधियों से लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहने को कहा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने का सुझाव दिया। सम्मेलन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने संविधान की भावना बनाए रखने, विधायिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका के बढ़ते अनावश्यक हस्तक्षेप और सरकार से टकराव सहित कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही इस बात पर मंथन हुआ कि कैसे लोकतंत्र के तीनों अंग अपनी अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें। इसके साथ ही जनता की समस्याओं को दूर करने पर काम किया जाए। उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण में भारत को लोकतंत्र का जनक बताया। इसके साथ ही जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना ही जनमत का आदर और जन कल्याण सुनिश्चित करना है। Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संवाद, विमर्श और बहस ही संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही को सार्थक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को हमारी संविधान सभा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे लोकतंत्र के ये मंदिर मर्यादित और सार्थक संसदीय कार्य पद्धति में उत्कृष्टता के केंद्र बनकर उभर सकें। I am sure presiding officers will bestow full attention and take lead. जैसे क्रिकेट में कहते हैं, play on the front foot with a straight bat. The temples of democracy, they should become centers of excellence. Decorum, sublimity. Members of parliament must exemplify by their conduct, virtuosity, sublimity, worth emulating.
83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोगों की नजरों में विधायिका की उत्पादकता और उसकी छवि में सुधार की जरूरत है। उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में सदनों में चर्चा संवाद के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए देश के सभी विधानमंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र भारत की अवधारणा और विचारधारा है। दुनिया हमें देख रही है। हमें चिंतन करने की जरूरत है कि आजादी के 75 साल बाद भी सदन में शालीनता की बात करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विधायिका में कानून जल्दी पास हो रहे हैं, जिस पर बहस करने की जरूरत है। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमारी संसदें, विधानमंडल प्रभावी हुए हैं, लेकिन फिर हमें चर्चा करना, मंथन करना है कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत की परंपराओं के अंदर, परिवेश के अंदर हमेशा रहा है और इसलिए जब G20 का सम्मेलन हो रहा है उस समय लोकतंत्र भारत की अवधारणा है, विचारधारा है, कार्यशैली है और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी भी मौजूद थे। समारोह के दौरान राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी ने संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्यपालिका को और अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। हमें माननीय 75 साल बाद ये नए ढंग से रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जनता जो अपेक्षित करके जनप्रतिनिधियों को चुनती है उस विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह सही है कि हमारे सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, पर उनके समाधान ढूंढने के लिए फोरम सबसे उपयुक्त मंच है। पहले भी इस मंच ने ऐसे समाधान ढूंढे हैं, पर आज हमारे सामने जो इश्यूज हैं जिन पर हमने डिबेट पहले भी किया, कल भी जिन पर चर्चा की, सबसे पहला कि क्वालिटी डिबेट्स कैसे हों। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सभापति राज्यसभा लगातार यह कोशिश कर रहे हैं सांसदों से परामर्श में, व्यक्तिगत बातचीत में कि कैसे क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हम बहुत बेहतर बना सके। 2 दिवसीय पीठासीन सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्षों ने G20 से लेकर विधायिका और न्यायपालिका के सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर मंथन किया। इसके साथ ही इससे पहले हुए सम्मेलनों में पारित किए गए संकल्पों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही 12 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का समापन सत्र आयोजित किया गया। सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने समापन भाषण दिया। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहां राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधान मंडलों की सुदृढ़ता के लिए के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। समापन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी शामिल रहे।
मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया भारत के बारे में अधिक जानने की इच्छा रखती है, तो इसे पूरा करने में प्रवासी भारतीयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है और दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं जारी किया। इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार डिजिटल पीबीडी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में अहम है, क्योंकि भारत ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों की भारत की यात्रा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। The nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उससे समर्थ भारत और सशक्त भारत की झलक दिखती है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किए गए इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करती है। Our diaspora has demonstrated exceptional qualities of dedication, commitment and perseverance in many fields. Their contributions, achievements and successes have earned them an enviable reputation in their respective societies. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। There could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. The theme of this year's convention, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal, also reflects our desire to make you a partner in the achievements of our national developmental goals. In recent years, the government has undertaken several initiatives for the benefit of our diaspora.
These are not only aimed towards welfare of those residential abroad, but also towards enabling you all to engage in the tasks of nation building. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतवंशियों की सामूहिक शक्ति, क्षमता, ऊर्जा, अनुभवों, विचारों, ज्ञान, तकनीकी और कौशल और निवेश से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने में मदद मिलेगी। In the next 25 years, India is going to embark on an ambitious journey of collective hard work, sacrifice, and intensive development to transform into a self-reliant world leader by 2047. समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम रूप में प्रसारित करने के लिए प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी। समापन सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कई प्रतिनिधियों ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान विधायी कामकाज के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिला मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कई जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। वहीं मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात भी दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर झाखड़ भी उपराष्ट्रपति निवास पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर ये मुलाकात हुई। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इसी क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिला मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति निवास पर हुए कार्यक्रम में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिला पत्रकारों को नववर्ष की बधाई दी और नए साल में उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। मीडिया की शक्ति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों को सूचना पहुंचाने और जागरूक रखने में पत्रकारों के योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख मीडिया संगठनों की महिला पत्रकारों ने हिस्सा लिया। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उद्घाटन किया। कैडेट्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी वर्षों से ऐसे उत्साही और अनुशासित युवाओं का कैडर तैयार कर रहा है जिनमें चरित्र निर्माण, भाईचारा और निस्वार्थ सेवा की भावना है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के बारे में युवाओं के बीच में जागरूकता फैलाने का माध्यम रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने वर्षों से प्रेरित और अनुशासित युवाओं का एक गतिशील कैडर तैयार किया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रहा है। In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन एनसीसी के लिए खासकर कर्तव्य पथ पर अमृतकाल के दौरान निष्पादन करने वाले कैडेटों के लिए यह हमेशा स्मरण करने वाला क्षण होगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा कैडेट से कहा कि वे जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। We are in Amritkal of our independence. Our Bharat is on the rise as never before. Our nation is now a global destination of opportunity and investment. I urge you all and to everyone else that we take pride in being Indians. We must take pride in being Indians, and we must be proud of our achievements, which on global benchmark in several aspects are commendable and unparalleled. इसके साथ ही उन्होंने फ्लैग एरिया का भी दौरा किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को अपने अपने राज्यों के बारे में जानकारी देते हुए सुना। इस मौके पर डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एनसीसी एल्यूमनी एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंगों से निर्मित एनसीसी कैडेट्स के एक दल ने उपराष्ट्रपति को सलामी दी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने परेड का निरीक्षण भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। कोटा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान 1579 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण जारी किए गए। ये ऋण स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य वर्गों के लोगों को जारी किए गए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में कोटा बूंदी क्षेत्र देश में श्वेत क्रांति का केंद्र बनेगा। इसी कड़ी में किया गया ये प्रयास इनके जीवन में आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय शुरू करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के कोटा शहर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऋण के माध्यम से अर्थतंत्र में अंतिम व्यक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। अभावग्रस्त और वंचित लोगों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार द्वारा कम दरों पर ऋण उपलब्ध होगा तो वो सम्मान के साथ अपनी आय को बढ़ा सकेंगे और अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इन छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों को जो फुटपाथ पर बैठकर काम कर रहे हैं, 24 घंटे लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, उनको जब 10,000 से 50,000 का लोन मिलेगा तो वह अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, आर्थिक तंत्र को मजबूत कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक नीतिगत निर्णय के तहत बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के आधार पर गरीबों और समाज के वंचित वर्गों को ऋण दिया जाए। हर बैंक के द्वारा एक टारगेट होता है, इस इलाके में इतना अमाउंट लोन दे दो, किसान के लिए इतना, पशुपालक के लिए इतना, मत्स्यकार के लिए इतना, ऐसे करके कोटा के लिए 10 करोड़ का टारगेट पशुपालन के लिए। मैं आज बहुत ही आनंद से ये विषय कहना चाहती हूं, आज 7,000 लोग से ज्यादा पशुपालन में आज लोन मिलने वाले हैं और 10 करोड़ का टारगेट जहां हम शुरुआत में इस साल के शुरू में हमारे सामने था 10 करोड़, आज वो टारगेट पार करते हुए 6 गुना ज्यादा कोटा में एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालक के लिए दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समानता और न्याय के साथ समतामूलक समाज की नींव बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी। उन्होंने युवाओं से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलने की अपील की। साथ ही कहा कि हर समाज को अपने अपने समाज के भीतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए अलग जगाने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के युवा डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से ऐसे समतामूलक समाज के निर्माण की नींव रखी जहां अंतिम व्यक्ति को न्याय और समानता उपलब्ध है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारित शिक्षा के माध्यम से हमारा नौजवान देश में नेतृत्व करे, प्रदेश में नेतृत्व करे। इसके लिए समाज को सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि समाज में पैदा होने वाला हर बेटा बेटी को हम अच्छी शिक्षा देकर, संस्कारित शिक्षा देकर भारत का उत्कृष्ट नौजवान बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए दानदाताओं और समाज सेवियों की सराहना होनी चाहिए। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 6 जनवरी 2023 को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 जनवरी को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 9 जनवरी 2023 को विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 9 जनवरी 2023 को संपन्न हुई। 11 जनवरी 2023 को जल संसाधन संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 12 जनवरी 2023 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 जनवरी को ही आवास और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी 12 जनवरी 2023 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।